अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो मैं लास्ट टाइम आपको टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब उनके लेक्चर्स ले चुके होंगे। ऑनलाइन जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों को किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इंशाल्लाह सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा विद इन टाइम, विद इन नो टाइम। तो आई विल ट्राई, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपके तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करें, वो जल्द से जल्द सॉल्व करें। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैं तो आपको फिज़िकली आप सबको यहाँ देखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप ये सब यहाँ आकर पढ़ें, लेकिन आप जानते हैं कि फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं, फ़िलहाल पुलिस वाले मारेंगे। अच्छा, तो बात से इतनी सी बेटा कि आप लोग आज जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो वो चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि ब्रांचेज हम पढ़ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें और पढ़नी है, टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया। मैं ये नहीं बताऊँगा बिकॉज आप, मुझे लगता है कि आप 9th में आ चुके हैं, आप SSC में आ चुके हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया। ये पढ़ने के लिए आपको लेक्चर से ज़्यादा आपको रीडिंग की ज़रूरत होती है। आप एक दफ़ा अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलें, केमिस्ट्री की बुक खोलने के बाद आप उस बुक के अंदर जाकर उस पेज को खोल के पढ़ें। साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, उसने क्या किया ये लिखा होगा, उसने कौन सी किताब लिखी ये लिखा होगा, उसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की ये भी लिखा होगा। लेकिन उसके लिए आपको जाकर एक दफ़ा बुक में झांकना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट आता हूँ चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन पे। चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक केमिकल कॉम्बिनेशन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चलें इस पूरे चैप्टर का आगाज़ ही कर देते हैं। अभी आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, वो ये हैं वो ये है कि सबसे पहला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये दिया था लेवाइजर ने, जो साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था उसका नाम था लेवाइजर, और जिसने प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, उसका नाम था लैंडोल्ट। तो ये लैंडोल्ट का लॉ नहीं था बल्कि लेवाइजर का लॉ था, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? लैंडोल्ट ने किया था। इसीलिए इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे दैट इज लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ था? देखिए, मास एक चीज़ होती है, जैसे आपका मास कितना होगा, आप में से किसी का मास होगा 30 kg, 40 kg, आप में से माशाल्लाह कुछ 100 kg का भी बैठा होगा या बैठी होगी। तो बात यह है कि हर किसी का अपना एक मास होता है। अगर वो मास जो है वो आपको, अगर आप किसी जो है मास मेजरमेंट डिवाइस पे खड़े होते हैं तो वो आपको आपका मास बता देती है कि सर जी ये आपका मास है। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि मास कैलकुलेशन, चलें वो बात की बात है, हर चीज़ का मास होता है, हर चीज़ का मास होता है। यानी मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं चाय से बेटर एग्जाम्पल किसी की नहीं देता। अगर आप चाय बनाने जाते हैं, चाय बनाने के लिए आप देखें, आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आप टी मिक्सचर यानी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल आप चाय के अंदर करते हैं। आप एक काम करें, आप किसी दिन आप जिस वेसल, जिस बर्तन में आप चाय बनाएंगे, आप उसका मास कैलकुलेट करें। आप जो टी मिक्सचर यूज़ करेंगे उसका मास कैलकुलेट करें। आप जो शुगर मिक्स जो यूज़ करेंगे उसका मास कैलकुलेट करें। आप जो वाटर यूज़ करेंगे आप उसका मास कैलकुलेट करें। आप जो मिल्क, दूध यूज़ करेंगे आप उसका मास भी कैलकुलेट करें। उसके बाद इन सबको मिलाकर इनके ऊपर आप ढक्कन रख दें और इसको चाय को पकने के लिए छोड़ दें। जब ये चाय पक जाए जनाबे वाला, ऐसा लग रहा है ना जैसे मसाला चैनल देख रहे हैं, रेसिपी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसकी एग्जाम्पल देते हुए अंदर से खुशी आती है और मैं दुआ करता हूँ भी चाय आ भी जाए शायद, है ना। अच्छा, तो बात दरअसल ये चल रही थी स्टूडेंट्स के, अब वो चाय जो बनी है ना, आपने देखे फॉर एग्जांपल आपने 200 ग्राम पानी यूज़ किया है, 100 ग्राम दूध यूज़ किया है, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम शुगर, ये टोटल कितना हो गया? 400 ग्राम। और लेट सपोज 600 ग्राम का आपका जो है वो वेसल था जिसके अंदर आपने चाय बनाई, तो टोटल हो गया 1000 ग्राम, यानी इट मीन्स दैट 1 kg। स्टूडेंट्स, चाय बनने के बाद आप दोबारा इस चीज़ को उठाकर उस वेसल, जो मेजरमेंट डिवाइस है मास कैलकुलेशन की, आप उस पर रखें, ये पूरा 1000 kg देगी। आप ये देखें कि आपने पहले जो चीज़ें डाली थी वो कुछ और थी, अब जो चीज़ आपके पास एज अ प्रोडक्ट वो कुछ और है।
लेकिन आप देखें कि जो तमाम मासेस आपने डाले थे इनको सम करें तो वही मास आएगा जो आपका चाय बनने से पहले पूरे सिस्टम का था, अब चाय बनने के बाद भी पूरे सिस्टम का मास ये। मैं जानता हूँ एग्जाम्पल कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप 9th क्लास हैं, आपको मुझे एग्जाम्पल देते हुए सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से पढ़ के आए हैं। या मैं ये नहीं कहना चाहता, मतलब आप मेरी बात गलत मत लीजिएगा, मीन्स डेट आप में से कुछ बच्चे ऐसा होता है जो सोया हुआ था अब तक, अभी जागा है, तो उसको मुश्किल एग्जाम्पल से मैं परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए एक आम एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है। हम बाद इस पे भी आएंगे कि व्हाट इज़ रिएक्शन। अभी मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर ए नामी कोई, फर्ज किया ए नामी कोई चीज़ है, फर्ज किया बी नामी कोई चीज़ है, ये आपस में मिलकर सी बना देगी, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बन रही है, उसे रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एक बात याद रखिएगा बेटा, रिएक्शन क्या होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलें और एक नई चीज़ बने, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलें और एक नई चीज़ बने, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलें और एक नई चीज़ बने, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे आप और भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो भी हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको आसान अल्फाज में, आपको पहली दफ़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसीलिए आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि रिएक्शन इसे कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो एक नई चीज़ बनती है, उस नई चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, लेवॉइजर ने कहा जो मास होगा रिएक्टेंट्स का, अच्छा जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो चीज़ें आपस में जो नई चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं रिएक्ट होने के लिए उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नई चीज़ बनती है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों के मिलने की वजह से बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं, और प्रोडक्ट जो उनके कॉम्बिनेशन के नतीजे में बनती है, यानी उनके कंबाइन होने के बाद जो चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। उनके कंबाइन होने के बाद जो चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो, और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो के नई चीज़ बने। अब लेवॉइजर ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ये था कि आप जब रिएक्टेंट करें, रिएक्शन करें, तो उन दोनों रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट करें। उसने कहा जब आप रिएक्शन करें तो रिएक्शन करने के बाद आप उन दोनों, यानी कि 2-3 जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन से पहले, आप उनका मास कैलकुलेट करें, यानी जैसे आप वजन कहते हैं। अभी तक मास और वजन सेम कहले, आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, आपको बताया जाएगा कि मास क्या होता है, वजन क्या होता है। अभी तक सिर्फ आप ये कह लें जो मेजरमेंट आप अपना वजन करते हैं ना, वो आप मास है आपका, ठीक है। 60 kg, 70 kg, 100 kg, 150 kg जो आपका वजन आता है ना, किसी का यहाँ 150-200 भी आता होगा, तो जो 150-200 kg वाले बैठे हुए, ये जो 30 में ऐसा भी होगा जो 15-20 kg का होगा, जो माशाल्लाह 15-20 kg का हेल्दी बच्चा होगा, तो वो आपका वेट है, ठीक है। आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि मास और वेट एक चीज़ नहीं होती, अभी तक आप यही समझ लें। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि आप इन दोनों का मास निकाल लें, तो जो रिएक्टेंट का मास रिएक्शन से पहले होगा, रिएक्शन हो जाने के बाद जो सी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास इतना ही होगा जितना इनका था। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि लेट्स सपोज आपका ए था 10 ग्राम का और आपका बी था 40 ग्राम का, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया। अब प्रोडक्ट बनने के बाद इस पूरे का जो मास आएगा वो आएगा 50 ग्राम, यानी आप देखें 40 + 10 50, यानी 40 + 10 50 एंड देन इट्स 50। तो इसका मतलब है रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट किया तो वो आया 50, और रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना गए तो प्रोडक्ट का मास भी आया 50। इससे हमने एक चीज सीखी, वो ये है कि मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स आप देखें, ऐसा नहीं है कि यहां पर 2-3 ग्राम गायब हो गया क्योंकि जी नई चीज बनी है, अब वो जो नई चीज है उसमें 2-3 ग्राम कम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप देखें तो आपका मास कंप्लीट है, 2-3 ग्राम 4 ग्राम कोई कमी नहीं आई। अगर आप देखें तो जो रिएक्टेंट का मास पहले था वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी हुई है। हालांकि इसमें इस चीज में और इस चीज में फर्क है, ये A प्लस बी है, अलग अलग रिएक्टेंट है, अलग अलग नेचर है, और ये प्रोडक्ट C है, इसकी अलग नेचर है, यानी एक नई चीज बनी, यानी एक नई चीज बनी है। लेकिन नई चीज बनने के बाद भी आपका मास पूरे का पूरा मिला है आपको, आपका मास कहीं जाया नहीं हुआ, या कहीं ऐसा नहीं है कि नई चीज बनी 2 ग्राम एक्स्ट्रा बना दी, 10-50 ग्राम डाला था 52 ग्राम का प्रोडक्ट, यानी 50 ग्राम आपने रिएक्टेंट डाला और 52 ग्राम का आपको प्रोडक्ट मिला, ऐसा भी नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने 50 ग्राम का रिएक्टेंट डाला और 52 ग्राम का प्रोडक्ट मिला, ऐसा नहीं होगा। आपका जो मास है रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास बनेगा प्रोडक्ट का। भले नई चीज बन रही है, पुरानी चीज बन रही है, हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें एक बात पता है जनाबे आली, वो बात यह है कि रिएक्टेंट का मास ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। जितना रिएक्टेंट का मास होता है प्रोडक्ट का भी उतना होता है, यानी कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का मास होता है वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी उतना मास होता है। यानी इस ओवरऑल रिएक्शन के दौरान मास ना तो आता है, ज्यादा आता है, ना तो कम होता है। यानी अगर मैं कहूं ना तो खत्म होता है मास, ना तो पैदा होता है। अगर खत्म कब होता, अगर यहां पे 48 ग्राम होते, मैं देखता जी 2 ग्राम कहां गया जी, 2 ग्राम जाया हो गया, तो इसका मतलब मास तबाह हो गया, खत्म हो गया। अगर यहां 50 डालता या 52 होता, तो जनाबे वाली मैं कहता कि जी 2 ग्राम पैदा हो गया, क्योंकि वो 2 ग्राम मेरे लिए तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि वो 2 ग्राम कहां से, मैं तो कहूंगा पैदा हो गया रिएक्शन के दौरान। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए बच्चों, क्या बात पता होनी चाहिए कि मास लेवाइजर ने जो लॉ दिया था, अच्छा कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें जो वर्ड यूज किया हुआ है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है जब कोई चीज सेम रहे थ्रू आउट द लूप, यानी एक लूप के अंदर अगर एक चीज कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है ओवरऑल, तो उसको कंजर्वेशन कहते हैं। ये लूप शूप तो आपको छोड़ें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कंजर्वेशन किसे कहते हैं। ये आपका पूरा रिएक्शन है, ये पूरा आपका एक लूप है। इसके अंदर आप देखें रिएक्टेंट का जितना मास था प्रोडक्ट का उतना ही मास है। मास कंजर्व हो गया, सेम हो गया, रिएक्शन से पहले का मास रिएक्शन के बाद के मास के बराबर आ गया, तो मास में कंजर्वेशन आ गई, मास कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट आप उसके साथ इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट का लफ्ज जो चेंज ना हो। मैं रिपीट कर देता हूं, कांस्टेंट का लफ्ज उस चीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो चेंज ना हो। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कांस्टेंट का वर्ड उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि चेंज ना हो। तो आप देखें 50 ग्राम, ये दोनों को प्लस करो ना, ये दोनों का अगर आप प्लस करें, अस्तगफिरुल्लाह कितनी टेढ़ी लाइन बना दी, तो ये कितना बन रहा है 50 ग्राम, और वो कितना बन रहा है 50 ग्राम। तो मास कंजर्व्ड हो गया बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। तो लेवाइजर ने जो स्टेटमेंट दी वो ये थी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास में अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं लिख रहा हूं, आप लिख लें, मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज, इसके आगे लिखना है इक्वल डाल के, यानी कि ये आमने सामने आएंगे। लेकिन मेरे पास आगे जाऊंगा तो आप जो है ना दिल में बोलेंगे सर जगह नहीं है, कहां जा रहे हो। मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन, मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ये आपको एक जाली डेफिनेशन बताइए, ठीक है। अभी इसकी मैं डेफिनेशन पे आता हूं, असली वाली डेफिनेशन पे। इसकी मैं आता हूं असली वाली डेफिनेशन पे, जो कि आपने इम्तिहान में लिखकर इम्तियाजी नंबरों से पास होना है। आप इसकी बातें, इतनी उर्दू मुझे भी नहीं आती, ये भी कहीं से सीखी थी। मास कैन neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction.
आगे भी है लेकिन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। मास कैन neither be created nor destroyed during a chemical reaction but it can converts from one form to another form। ये पूरी डेफिनेशन है इसकी। मास कैन neither be created nor destroyed during a chemical reaction but it can transform from one form to another form। सर इसका क्या मतलब? सर इसका तो मतलब पता चल गया, मास कैन neither be created, मास पैदा नहीं होता, वरना ये 50 है यहाँ पे 52 हो जाता, 52 हो जाता, यहाँ 50 है ना वहां 52 हो जाता। तो मैं कहता जी 2 ग्राम का मास पैदा हुआ जी, मुबारक हो, हमें 2 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गए। ऐसा नहीं होता। नॉट डिस्ट्रॉयड, खत्म भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ 50 ग्राम है मैं कहूँ जी यहाँ 45 ग्राम है, क्यों यो जी 2 ग्राम आपका जाया हो गया ना, ऐसा नहीं होता। मास अगर पैदा नहीं होता तो मास खत्म भी नहीं होता। डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल। इसके आगे इट कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चाय की एग्जांपल भेजें, चीनी, पत्ती, दूध, पानी, ये अलग अलग था ना, एक अलग फॉर्म थी 1000 ग्राम, बाद में क्या बनी? रिस्पेक्टेड प्यारी प्यारी मशहूर जमाना चाय। आय हाय, चाय बन गई ना। अब वो चाय ना तो वो दूध है ना पानी है ना, सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एक नई चीज बनी, लेकिन इसका मास भी 100 है, यानी वो मास वही है, खाली ट्रांसफॉर्म हो गया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। पानी, दूध, चीनी पत्ती की फॉर्म से चाय की, आय हाय, चाय की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है? चाय की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्या आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। चाय की फॉर्म में। वेरी गुड। तो मास कैन neither be created nor destroyed in during a chemical reaction, it can always transform from one form to another form। मास ना तो पैदा होता है ना तो खत्म होता है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप इसे एक दफा देख लें। हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना था एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का क्या मतलब है? आपको ये सा रिएक्शन करवा के देखें, जिसके अंदर आपको ये सा रिएक्शन करवा के देखें जिसके अंदर रिएक्टेंट से पहले का मास और रिएक्टेंट के बाद का मास बराबर आना चाहिए। रिएक्टेंट से पहले का मास और रिएक्टेंट से बाद का मास ये बराबर आने चाहिए। इससे लिवाइजर ने तो खैर नहीं किया, ऐसे एक और साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था एच लैंडोल्ट, यानी इसका नाम था लैंडोल्ट। अब लैंडोल्ट ने क्या किया? लैंडोल्ट ने किया एक एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उसने प्रूव किया कि जो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्शन हो जाने के बाद, नई चीज बन जाने के बाद, नया प्रोडक्ट बन जाने के बाद, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है बाद अज़ां वही प्रोडक्ट का मास होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, चीजें बदल जाती हैं। पहले रिएक्टेंट था, अब जो है वो क्या हो चुका है? वो प्रोडक्ट हो चुका है। पहले वो रिएक्टेंट था, अब क्या हो चुका है? प्रोडक्ट हो चुका है। तो ये बात आपके प्रूव की लैंडोल्ट ने। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें क्वेश्चन करना है या कुछ भी पूछना है, ऑब्वियसली इसका एक पार्ट रह गया लैंडोल्ट, इसमें बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जब मैं फ्री होऊंगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एंटरटेन कर दूं, आपको मैं रिप्लाई दे दूं। लेकिन आपको जो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लें। अगर बहुत एजेंसी नहीं है तो व्हेन लॉकडाउन इज़ ओवर तो आप यहाँ कोचिंग में आके या सॉरी आपके स्कूल है आपका, तो आप स्कूल में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ जवाब देंगे। आपको ये सब कुछ समझ आ जाना चाहिए कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास, उनको रिएक्ट होने के बाद जो नई चीज़ बनती है उसका मास बराबर होता है। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि मास ना तो पैदा होता है ना ख़त्म होता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है। स्टूडेंट्स, आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाअल्लाह कल एक नए लेक्चर और एक नई सुबह के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।